हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन यूनिफॉर्म बार डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो है वो टेम्परेचर की वजह से जनरेट होती हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं तो उसकी डायमेंशंस जो है वो इंक्रीज होती है, और अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसकी डायमेंशंस जो है वो भी डिक्रीज होती है। तो हर एक जो मटेरियल होता है उसका हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। और इसकी जो यूनिट है वो आपकी 1/केल्विन या फिर 1/डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हमने टेम्परेचर जो है वो उसका इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली उसकी जो डायमेंशंस है वो हमारी इसमें इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी तो हम जो डायमेंशंस है उसके लिए टेम्परेचर की वजह से जब इंक्रीज होती है तो उसमें जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन एप्सिलॉन टी इक्वल टू अल्फा इनटू टी, इस तरह से आएगा। ठीक है। तो किसी भी बॉडी में टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, अल्फा इनटू टी, जहां पे अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज की तरफ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है हमारे पास में, इसको बोलते हैं हम थर्मल स्ट्रेन। और ये थर्मल स्ट्रेन किस वजह से हुआ है कि अगर हमने टी टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को दिया है, और ये है हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास में इसकी यूनिट जो है अल्फा की क्या रहती है, 1/K और 1/केल्विन और 1/डिग्री सेंटीग्रेड। तो अलग अलग जो मटेरियल है जैसे स्टील है और कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है, तो इन सब का जो थर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, 10 इंटू 10⁻⁶ से लेके 18 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये रहता है तुम्हारा 17 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी वैल्यू लगभग रहती है 23 इंटू 10⁻⁶ पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो वैल्यूज है यहाँ पे लगा के और फिर उसके बाद में इसमें जो भी टेम्परेचर का चेंज है वो लगा के हम थर्मल स्ट्रेन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने टेम्परेचर जो है वो अप्लाई किया, टेम्परेचर अप्लाई किया और हमने क्या किया, इसको एक तरफ से रिजिडली कनेक्ट, यहाँ पे रिजिडली सपोर्ट एंड पे एक रिजिड सपोर्ट लगा दिया, और यहाँ पे ये फ्री टू एक्सपांड है इस डायरेक्शन की तरफ से, और हमने इसको टी टेम्परेचर दिया। तो टी टेम्परेचर दिया तो जो इसका थर्मल एक्सपांशन है, जो इस बॉडी जो भी इस मटेरियल का थर्मल एक्सपांशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ है वो हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम टेम्परेचर इसमें इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में जो इसका डिफॉर्मेशन, पहले ये क्या है, डिफॉर्मेशन है डेल्टा टी, तो ये इसका डिफॉर्मेशन है, और ओरिजिनल लेंथ जो है वो इसकी एल है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, स्ट्रेन इक्वल टू डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। पहले भी हमने ये फॉर्मूला जो है ये पढ़ा है। तो इसके अंदर जो हमारे पास में ये थर्मल, ये स्ट्रेन जो है थर्मल स्ट्रेन, इन दोनों फॉर्मूलाज को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वलाइज करेंगे तो डेल्टा टी अपॉन एल इक्वल टू अल्फा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू क्या है, डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा टी इंटू एल। ये हमारे पास में क्या आया, इसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन, या जो इसका एक्सपांशन हुआ है, जो यहाँ इसका एक्सपांशन है डेल्टा टी, वो क्या होगा, अल्फा टी इंटू एल। तो यहाँ पे जब तक ये यहाँ पे फ्री टू एक्सपांड है तब तक वहां पे कोई स्ट्रेसेस नहीं होगी, यहाँ नो स्ट्रेसेस, यानी स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 0, क्योंकि स्ट्रेसेस, ये फ्री टू एक्सपांड है तो स्ट्रेसेस जो है वो नहीं हो रही है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आपके पास में फ्री है यहाँ पे ये लेंथ करने के लिए। ठीक है।
उसके बाद में अगर हमने यहाँ पे क्या किया कि दूसरी तरफ भी यहाँ पे सपोर्ट जो है या एंड जो है वो लगा दिया, यहाँ पे ये यहाँ पे दूसरी तरफ भी हमने इसको टी टेम्परेचर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इतना ये एक्सपांशन होता है अगर फ्री x2 एक्सपांड है तो, लेकिन टी टेम्परेचर देने पे यहाँ पे ये एक्सपांशन नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से इसके अंदर जो है थर्मल स्ट्रेसेस जो है वो जनरेट होगी। थर्मल स्ट्रेसेस क्योंकि एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है जो इसको एक्सटेंड नहीं होने दे रहा है, तो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है इसमें इंड्यूस्ड कंप्रेसिव फोर्स जो है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है कि टी टेम्परेचर देने पे अगर दोनों तरफ से आपने इसको सपोर्ट लगा रखा है कि आपने फ्री टू एक्सपांड नहीं, बिल्कुल भी इसे स्पेस नहीं मिल रहा है एक्सपांड होने के लिए, तो इसमें जो है आपने एक तरह से क्या कर दिया, इसमें जनरेट होगा कंप्रेसिव फोर्स, ये इसको आगे, ये फोर्स जो है वो इसको आगे एक्सटेंड नहीं होने दे रहा है, तो इस वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस। जो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है जब हम उसे फ्री टू एक्सपांड नहीं होने देंगे, जब दोनों तरफ से हमने रिजिडली इसको एंड पे रिजिड कर दिया है, तो उस कंडीशन में जो है हमारे पास में यहाँ पे ये स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है। तो स्ट्रेसेस जनरेट होती है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास में क्या होता है, हमने पहले जो ये पढ़ा था हुक्स लॉ, तो स्ट्रेस मतलब डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई होता है, और P अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस L अपॉन ई इक्वल टू डेल्टा। अब क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से है तो मैंने दोनों जगह पे T लगा दिया, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस पी टी इक्वल टू डेल्टा टी इंटू ई अपॉन एल, ये हमारे पास में स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा टी ई अपॉन एल, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, अल्फा टी इंटू एल, तो यहां पे मैंने लगाया अल्फा टी एल इंटू ई अपॉन एल, तो एल से एल कट हो गया, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, अल्फा टी ई, ये हमारे पास में स्ट्रेस आ गया, अल्फा टी ई स्ट्रेस की वैल्यू है। और ये स्ट्रेस कब जनरेट होता है, जब हमने दोनों तरफ से इसको रिजिडली सपोर्ट कर रखा है, फ्री एक्सपांशन नहीं दे रखा है, तभी जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं वो हमारी जनरेट होती है इसके अंदर। अब अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको फ्री एक्सपांशन दिया, मतलब अगर ये पूरी तरह से यहाँ से फ्री है एक्सपांड होने के लिए, तब ये मैक्सिमम अपनी वैल्यू अटेन क्या करेगा, डेल्टा टी। लेकिन अगर मैंने इसमें थोड़ा सा स्पेस बनाया, स्पेस क्या कि यहाँ पे सपोर्ट लगाया, कितनी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, ये मान लो स्मॉल ए डिस्टेंस पे मैंने ये सपोर्ट लगाया, इतने डिस्टेंस के लिए ये फ्री टू एक्सपांड है, और बाकी ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये नहीं कर सकता, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। तो अब यहाँ पे स्ट्रेसेस कब जनरेट होना स्टार्ट होगी, जब ये एक्सपांड होके यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद ये स्ट्रेसेस जनरेट होना स्टार्ट होगी ना, क्योंकि यहाँ तक तो ये फ्रीली एक्सपांड हो पा रहा है, तो इसका मतलब अब ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में क्या होगी, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ये पूरी डिस्टेंस है हमारे पास में डेल्टा टी, और डेल्टा टी में से a माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास में क्या हो जाएगी, डेल्टा टी माइनस ए। तो ये जो है इसकी वजह से यहाँ पे इस a की वजह से क्या हुआ, स्ट्रेस थोड़ी डिक्रीज हो गई, क्योंकि इतना फ्री टू एक्सपांड जो है वो हो रहा है इसमें। तो इस कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में, जब आपको यहाँ पे यील्डिंग दे रखी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो स्ट्रेस है पी टी इक्वल टू क्या है हमारे पास में, डेल्टा टी ई अपॉन एल, तो यहाँ डेल्टा टी की जगह अब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी माइनस ए, डेल्टा टी माइनस ए इंटू ई अपॉन एल। ये कौन सी कंडीशन में स्ट्रेस होगी, जब हमने ए तक इसमें फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, इतनी डिस्टेंस तक फ्रीली एक्सपांड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में, उस कंडीशन में हमारे पास में ये जो स्ट्रेस है वो होगी डेल्टा टी माइनस ए इंटू ई अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू अब मैं जो है यहाँ पे ये लगा सकती हूँ, पी टी इक्वल टू अल्फा टी एल
माइनस ए ई अपॉन एन। ठीक है, तो ये स्ट्रेस कौन सी कंडीशन में है? थर्ड वाली कंडीशन के लिए। ये स्ट्रेस अल्फा टी ई कब है? जब दोनों जगह से रिजिडली सपोर्टेड है, मतलब दोनों जो है आपको फ्री एक्सपांशन जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, दोनों जगह से इसमें एंड में सपोर्ट लगा रखा है, उस कंडीशन में है।